हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू अलिम्स रियल एकेडमी। लास्ट के वीडियो में हमने ग्रेविटेशन की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टडी की थी। आज के इस वीडियो में हम अर्थ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हम इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। हम इसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक डिटेल में समझना है तो आपको कुछ बेसिक टर्म समझने होंगे। सपोज करते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है और ए इसका इनिशियल पोजीशन है और बी इसका फाइनल पोजीशन है। तो हम सबसे पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट को ए से बी पे जाने के लिए जो पाथ कवर करता है, जो डिस्टेंस कवर करता है, हम इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और हम इसे मीटर से मेजर करते हैं। अब हम देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसा चेंज हो रहा है। अगर कम टाइम में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा टाइम में डिस्प्लेसमेंट कम कवर हो रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। और वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम इसे मीटर पर सेकेंड से मेजर करते हैं। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें ये बताता है जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कैसी चेंज हो रही है। अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगा। अगर कम टाइम में ज़्यादा वेलोसिटी कवर होती होंगी तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और ज़्यादा टाइम में अगर वेलोसिटी कम चेंज होती होंगी तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा। और यह होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। हम इसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मेजर करते हैं। अब हम देखते हैं, सपोज करते हैं ये हमारी अर्थ है और ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूँ तो वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ के करीब आएगा। और अगर आप इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखेंगे तो इस जगह पे वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कुछ अलग होगी, इस जगह पे कुछ अलग होंगी, इस जगह पे कुछ अलग हुई। यानी ऑब्जेक्ट यहाँ से सरफेस ऑफ अर्थ पे आने तक इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और जिस तरह ये अर्थ सरफेस के करीब आएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ना चालू होगी। यानी इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा, और ये अर्थ के ग्रेविटी फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट में है। इसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि ये बॉडी में जो एक्सेलरेशन है ये अर्थ के ग्रेविटी फोर्स की वजह से है, इसलिए हम इस एक्सेलरेशन को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर सपोज करते हैं ये मून है, अगर सेम ऑब्जेक्ट को मून पे गिराता हूँ तो इसकी जो वेलोसिटी होंगी ऑब्जेक्ट की हर जगह पे अलग होंगी, और जब ये मून के करीब आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होंगी। यानी इस ऑब्जेक्ट में भी एक्सेलरेशन होगा, मगर ये जो एक्सेलरेशन होगा ये मून की ग्रेविटी की वजह से होगा, और ऑब्जेक्ट को मून पे आने के लिए बहुत टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू इस ऑब्जेक्ट के। तो इस मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये कम होगा, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मून पे आने के लिए एज़ कम्पेयर टू दिस ऑब्जेक्ट। तो मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो 1/6 टाइम होता है अर्थ के ग्रेविटी के। आप ये रिलेशन याद रखिए। अगर मैं सपोज करता हूँ ये अर्थ है जिसका मास m है, और हमें पता है अर्थ स्फेरिकल शेप का होता है तो इसका रेडियस r है, और ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है,
और ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। जैसा कि हमें पता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से इन दोनों ऑब्जेक्ट पे, अर्थ एंड ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वेयर। इस ऑब्जेक्ट के मास की वजह से इसका वेट होगा, इसमें फोर्स एक्ट होगा और वो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 देता हूँ और इसे इक्वेशन 2 देता हूँ और इक्वेशन 1 और 2 को मैं इक्वेट करता हूँ तो मुझे मिलेगा mg इक्वल टू जी mm अपॉन r स्क्वेयर। mm कट हो जाएगा तो g मिलेगा मुझे कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वेयर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है। अगर ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ से कुछ डिस्टेंस, कुछ हाइट पर है तो ये जो फॉर्मूला है, इफ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट सम हाइट अबव अर्थ सरफेस, अगर ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ होगा तो जो जी का फॉर्मूला होगा वो होगा जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा आर। तो ये जो फॉर्मूला है ये कब एप्लीकेबल होगा? जब ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम दोनों फॉर्मूले को देखते हैं तो हमें पता चलेगा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं है, यानी दोनों ही फॉर्मूले में स्मॉल m नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट का मास नहीं है। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट लेता हूँ, एक का मास है 5 kg और एक का मास है 1000 kg, अगर मैं दोनों को छोड़ता हूँ तो दोनों सेम टाइम पे अर्थ सरफेस पे आएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं है। अब हम देखते हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड होता है। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, इसमें फर्स्ट देखते हैं चेंज अलोंग सरफेस ऑफ अर्थ। जैसा कि हमें पता है अर्थ जो सन के अराउंड में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है और साथ ही साथ वो अपने ऑन एक्सिस पे रोटेट भी होती है। सपोज करते हैं ये अर्थ है और ये इस एक्सिस पे रोटेट हो रही है और इस एक्सिस को हम कहते हैं पोल और इस एक्सिस को कहते हैं इक्वेटर। जब अर्थ रोटेट होती है तो रोटेशन की वजह से जो पोल वाला जो पार्ट है वो थोड़ा फ्लैट हो जाता है और इक्वेटर वाला जो पार्ट है थोड़ा बल्ज हो जाता है, जिसकी वजह से जो पोल के पास जो सेंटर से डिस्टेंस होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटर। अगर मैं इस डिस्टेंस को RP लेता हूँ और इस डिस्टेंस को RE लेता हूँ, जैसा कि मुझे पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है GM अपॉन आर स्क्वेयर। अगर सपोज करता हूँ ऑब्जेक्ट पोल पे है तो मैं जो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मैं इसे GP कहता हूँ और इसका फार्मूला GM अपॉन RP। अगर ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे होगा तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा G इक्वल टू GM अपॉन RE स्क्वेयर। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और जो रेडियस है इसमें जो रिलेशन है ये इनडायरेक्टली है, यानी अगर रेडियस कम होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा। अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मैं देखता हूँ RE ग्रेटर देन होगा RP के, तो इसी रिलेशन के बेस पे मैं लिख सकता हूँ RP इज ग्रेटर देन, इसी रिलेशन के बेस पे मैं लिख सकता हूँ GP ग्रेटर देन G। इससे हमें पता चला जब ऑब्जेक्ट पोल पे होगा तो इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो ज़्यादा होगा, अगर ऑब्जेक्ट इक्वेटर पर होगा तो पोल के कंपेयर में इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। अब हम देखते हैं सेकेंड, चेंज
विथ हाइट। सपोज करते हैं ये अर्थ है और ये एक ऑब्जेक्ट है जो सिचुएटेड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। हमें जी का फॉर्मूला पता है, तो जी का फॉर्मूला होगा Gm/r²। अगर मैं सेकेंड केस लेता हूँ, इस केस में ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पे है सरफेस ऑफ अर्थ से, तो मैं इसे जो जी होगा इसे मैं सिंबल देता हूँ GH, वो हो जाएगा Gm/r², क्योंकि स्मॉल r इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे पता चलता है जो स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R के, इसलिए जो G ग्रेटर रहेगा GH के। यानी जो सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इस पर लगने वाला एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो ज़्यादा होगा, और जैसे ही वो अपनी हाइट बढ़ाता है तो इसका एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं चेंज विथ डेप्थ। अगर आप देखते हैं जब इसकी हाइट ऑब्जेक्ट की बढ़ती है तो इसका जी कम होता है, तो इसका जो डेप्थ अगर डेप्थ में जाता है ऑब्जेक्ट तो इसका जी बढ़ना चाहिए, मगर नहीं, जब ऑब्जेक्ट अर्थ के डेप्थ में जाता है फिर भी इसका एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज ही होता है। इसका रीज़न ये है, जब ऑब्जेक्ट सरफेस से अर्थ के करीब जाता है तो इस पर जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है वो अर्थ के इतने मास की वजह से ही लग रहा है, और जी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है Gm/r²। इसमें m का जो रिलेशन है जी के साथ डायरेक्टली है। इस केस में अर्थ का मास डिक्रीज हो गया, यानी इस ऑब्जेक्ट का एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट अपनी हाइट बढ़ाता है तो इसका एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है। इसी तरह जब ऑब्जेक्ट अर्थ के डेप्थ में जाता है फिर भी इसका एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है, और सेंटर पे आने तक ऑब्जेक्ट का जो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 0 हो जाता है। अब हम देखते हैं मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट हम देखते हैं मास। मास हमें ये बताता है कि मैटर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, और ये जो मास है अगर मैं ऑब्जेक्ट को अगर किसी भी जगह लेके जाता हूँ तो इसका मास कांस्टेंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ जो पार्टिकल मैटर में ये तो चेंज नहीं होंगे अगर मैं जगह चेंज करता हूँगा तो। और हम इसे केजी में मेजर करते हैं और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मगर जो वेट होता है वो होता है W=mg। जो वेट है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। यानी अगर मैं ऑब्जेक्ट का प्लैनेट चेंज करता हूँ, अगर मैं अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करता हूँ तो मुझे कुछ अलग मिलेगा, और सेम ऑब्जेक्ट को अगर मैं किसी दूसरे प्लैनेट पे इसका वेट मेजर करता हूँ तो मुझे कुछ अलग मिलेगा, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट पे जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अलग है। तो इसका वेट प्लैनेट के साथ चेंज होता है और प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, मगर इसका मास हर जगह कांस्टेंट होता है। और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम इसे न्यूटन में मेजर करते हैं और मास को केजी में। अब हम देखते हैं आज हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया इसके रिलेटेड टेस्ट में जो प्रॉब्लम है ये वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं प्रॉब्लम ऑन दिस टॉपिक। तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रिलेटेड है। इस प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि रेडियस ऑफ जो प्लैनेट ए है इज़ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। जो रेडियस है प्लैनेट ए का वो हाफ है रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, मतलब यहाँ पे दो प्लैनेट है और जो ए का जो रेडियस है ए प्लैनेट का वो हाफ है प्लैनेट ऑफ बी। इसी तरह जो मास ऑफ प्लैनेट ए है हम इसे एम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो मास है सेकेंड प्लैनेट बी इसको हम एम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। साथ के साथ इसमें और एक रिलेशन दिया हुआ है, जो प्लैनेट बी का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हाफ है ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए। यानी
GB इक्वल टू हाफ GA। जैसा कि हमें पता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है इसका फार्मूला होता है GM/r²। अगर मैं इस रिलेशन को, इस फार्मूले को इस रिलेशन में पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा GB की जगह मैं लिखूँगा GMB/RB² इक्वल टू हाफ, और GA की जगह मैं यूज़ करूँगा GMA/RA²। जी कट हो जाएगा। अगर मैं MB को इस तरफ रखता हूँ और RB को वहाँ पे लेके जाता हूँ तो वो हो जाएगा हाफ MA इंटू RB²/RA²। जैसा कि हमें पता है RA इक्वल टू हाफ RB है, तो RB जो होगा वो 2 टाइम होगा RA के, RB जो होगा वो होगा 2 टाइम ऑफ RA। तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ हाफ इंटू MA इंटू RB को हटा के मैं लिख सकता हूँ 2RA, और इसका जो स्क्वायर है तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, और नीचे आना RA का स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे मिलेगा MB इक्वल टू हाफ इंटू MA इंटू 4RA²/RA²। कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो MB हमें मिलेगा 2 टाइम ऑफ MA, यानी जो मास ऑफ प्लैनेट B है वो डबल होगा मास ऑफ प्लैनेट A के। चलिए फ्रेंड, इसी तरह हम सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम B। इस प्रॉब्लम में एक ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है, वो है M इक्वल टू 5 kg और वेट इक्वल टू है 49 न्यूटन। ये मास और वेट बॉडी का सरफेस पे है। अगर सेम बॉडी का मास और वेट मैं निकालता हूँ मून पे तो वो क्या होगा, मुझे इस प्रॉब्लम में निकालना है। साथ ही साथ इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है, जो G होता है मून का वो होता है 1/6 टाइम ऑफ G ऑन अर्थ। जैसा कि हमने देखा है जो मास होता है वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल इन द मैटर में जितने पार्टिकल है इससे हम डिसाइड करते हैं इसका मास क्या होगा। और कोई भी जगह पर अगर मैं बॉडी को लेके जाता हूँ तो इसके पार्टिकल चेंज नहीं होते, यानी इसका मास चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे मेजर करता हूँ या मून पे तो इसका मास कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। या इसलिए जो मास होगा मून पे ऑब्जेक्ट का वो सेम होगा जो अर्थ पे है, वो होगा 5 kg। अगर मुझे इसका वेट देखना है तो हमें एक रिलेशन दिया हुआ है और मुझे पता है जो अर्थ सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो होता है 9.8। अगर मैं यूज़ करता हूँ GM इक्वल टू 1/6 इंटू 9.8, अगर मैं इसे कट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 3 रिमेनिंग 6 6 ज़ा 36, तो होगा 2 रिमेनिंग। अगर मैं 0 ऐड करता हूँ तो पॉइंट तो इधर लगेगा और 20 होगा 3। तो GM जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो होगा 1.633। और अगर मुझे वेट निकालना है ऑब्जेक्ट का मून पे तो वेट होता है mg और g में लूँगा GM, तो मुझे वेट ऑन मून मिलेगा 5 इंटू 1.633। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और 16, 5 6 ज़ा 30, 31, 5 1 ज़ा 5, 8 पॉइंट। तो जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का वो होगा 8.167। तो हमने देखा मास कोई भी प्लैनेट पे मास जो होता है हर प्लैनेट पे सेम होता है, इसका वेट चेंज होता है क्योंकि वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड है और हर प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होता है। इस केस में इसका वेट 8.16 होगा मून पे और अर्थ पे है ये 49 न्यूटन। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो हमें कमेंट करिए, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।